हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें कई सारे टॉपिक हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारत की कृषि के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय कृषि, तो कृषि का तात्पर्य फसलों के उत्पादन और पशुपालन से है। ठीक है, किसका तात्पर्य है इससे? कृषि में फसलों के उत्पादन और पशुपालन से है। क्योंकि पशुपालन का इससे तात्पर्य ये है कि भारत में जो पहले कृषि होती थी वह पशुओं के द्वारा ही की जाती थी। आजकल आधुनिक तरीकों से भारत की कृषि की जाती है। अब इसमें आगे चलते हैं। अब इसमें जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। क्लियर हो गया ये वाली बात कि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। भारत में आज कृषि से लगभग 10,000 पूर्व की जा रही है। कब से की जा रही है भारत में कृषि? आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से की जा रही है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत किस श्रेणी में आता है कृषि में, तो भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं। तो भारत में कृषि का लगभग 55% हिस्सा कृषि के लिए उपयोगी है, बाकी हिस्सा अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। यानी जो भारत में भूमि है उसका 55% हिस्सा किस में यूज होता है? कृषि में यूज होता है, और जो बाकी भूमि है वह अन्य कार्यों के लिए उपयोग में ली जाती है। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कृषि के बारे में। तो भारत में असली कृषि की शुरुआत हरित क्रांति 1960 के साथ हुई थी। जब भारत में हरित क्रांति आई थी उसके बाद कृषि का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर ए बी जोशी का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा था। किसका योगदान रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर ए बी जोशी का बहुत बड़ा इसमें योगदान था। उसके बाद भारत में कृषि का एक मजबूत ढांचा तैयार हो गया था, और आज भारत के पास हर वह तकनीक है जिसे उसकी ज़रूरत है। यानी खेती के लिए जो भी ज़रूरतें हैं, मशीन हैं, उपकरण हैं, खाद्य पदार्थ हैं, सभी आज भारत के पास उपलब्ध है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। क्योंकि आधे से ज़्यादा हिस्सा क्या होता है? भारत से बाहर अनाज जाता है, और भारत इससे कई ज़्यादा मुनाफा भी कमाता है। तो भारत को क्या कहा जाता है? कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत में कृषि का इतिहास के बारे में। तो भारत में कृषि की गौरवशाली परंपरा रही है। यानी कृषि की कैसी परंपरा है? गौरवशाली परंपरा है। तो इतिहासकारों द्वारा किया गया शोध यह दर्शाता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ही कृषि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की रीढ़ शुरू हो गई थी। तो यानी जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ कब से शुरू हुई थी, कब से माना जाता है इसको? सिंधु घाटी सभ्यता के समय से माना जाता है। तो सिंधु घाटी में जो समय था, जो उस समय के लोग थे, उन्होंने तभी से खेती करना शुरू कर दिया था, कृषि करना शुरू कर दिया था। तो माना जाता है कि आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व भारत में कृषि व्यवस्था चली आ रही है। तो वैदिक काल में बीजपन, कटाई आदि क्रिया की जाती थी। हल, हंसिया, चलनी आदि उपकरणों का उपयोग चलता था, और इसके माध्यम से गेहूं, धान, जौ आदि अनेक धान्य उत्पादनों का किया जाता था। ठीक है, तो वैदिक काल में किन किन चीज़ों का उपयोग होता था? सबसे पहले बीजों द्वारा खेती की जाती थी, कटाई की जाती थी, और उसमें उपकरण कौन कौन से थे? हल थे, हंसिया, चलनी आदि इन सब का प्रयोग होता था। और खेती किन की जाती थी? गेहूं, धान, जौ आदि की खेती इसमें की जाती थी वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। ठीक है, अब जो इसमें जो औजार हैं, उपकरण हैं, वे किनके बनाए जाते थे? लोहे के बनाए जाने लग गए थे। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआत में किसकी खोज हो गई थी? आगे चलकर कांसे के बाद लोहे की खोज हो गई थी। तो ज्यादातर हथियार और औजार किसके बनाए जाते थे? लोहे के बनाए जाते थे। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कृषि के प्रकार। तो विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। तो भौगोलिक दशाओं में उत्पाद की मांग और श्रम प्रौद्योगिकी के स्तर पर कृषि दो भागों में बांटी गई है। एक है निर्वाह कृषि और दूसरी है वाणिज्यिक कृषि। अब बात करते हैं निर्वाह कृषि के बारे में। तो जब खेती से केवल इतनी उपज होती है कि उसमें परिवार का
पेट किसी तरह से भर जाए, और ऐसी खेती को क्या कहा जाता है? निर्वाह खेती कहा जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो स्वयं के लिए यानी स्वयं पर्पस के लिए जो भी खेती की जाती है वह खेती किस श्रेणी में आती है? निर्वाह श्रेणी में आती है। अब बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि के बारे में। तो वाणिज्यिक कृषि से तात्पर्य है ऐसी फसलों की कृषि करना है जिनका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जा सके। तो इन फसलों का तरह तरह से उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें कौन कौन सी फसलें मुख्य हैं? गन्ना, कपास, जूट, तिलहन आदि। क्योंकि जो गन्ना, कपास ये सब क्या है? ये ऐसी फसलें हैं जिनमें घर में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। इन्हें बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा ही इनसे उपयोग की चीज़ें निकाली जाती हैं। तो ये ऐसी फसलें हैं जिनका वाणिज्य फसलों की श्रेणी में आती है और इनका क्या होता है? व्यापार भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आगे बात करते हैं सिंचाई व्यवस्था। तो सिंचाई व्यवस्था कैसी है? तो भारत में सिंचाई के लिए बड़ी और छोटी नहरों का उपयोग होता है, कुओं का उपयोग होता है, नलकूपों और तालाबों का भी प्रयोग होता है। आजकल देखने को मिल रहा है कि जनरेटरों का भी उपयोग किया जा रहा है जिससे पानी खींचकर डायरेक्ट खेतों में डाला जाता है। तो ये भारत में आज की सिंचाई व्यवस्था चल रही है। अब बात करते हैं कृषि औजारों के बारे में। तो भारत में कृषि के परंपरागत औजार जैसे फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हंसिया, बल्लम के साथ आदि आधुनिक मशीनों का भी प्रयोग होता है। यानी परंपरागत तरीकों के साथ इन औजारों के साथ साथ आधुनिक मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। तो किसान जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहराई के लिए थ्रेशर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो भारत में कैसी कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है? एक तो परंपरागत और दूसरा आधुनिक मशीनों का प्रयोग भारत की कृषि में किया जाता है। ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, तो 3 तरह की फसलें पाई जाती हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और नकदी की फसल। तो अब हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो जो रबी की फसल होती है तो यह शीत ऋतु की फसल है। कैसी है? शीत ऋतु की ये फसलें होती हैं। अब इसकी बुआई किस समय होती है? इसकी बुआई होती है अक्टूबर व नवंबर के महीने के में इसकी बुआई होती है। और जब ये फसलें तैयार हो जाती हैं तब इनकी कटाई किस महीने में होती है? तब ये मार्च व अप्रैल के महीने में इनकी कटाई की जाती है। और ये फसलें कौन कौन सी होती हैं? जो रबी की फसलें होती हैं इसके अंतर्गत आती हैं गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर व आलू रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। अगला है खरीफ की फसलें। तो ये मानसून की फसलें होती हैं। इसका मतलब ये कैसी फसलें हैं? जिस समय बारिश वाला मौसम होता है ये वैसी फसलें हैं। तो इनकी बुआई कब होती है? जून व जुलाई के महीने में इनकी बुआई की जाती है। और कटाई होती है इनकी नवंबर से दिसंबर के महीने में इनकी कटाई की जाती है। तो ये कौन कौन सी फसलें हैं? इसमें है धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का और उड़द। आपने देखा होगा सर्दियों में बाजरे का अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि जो बाजरा है उसकी कटाई कब होती है? सर्दियों में ही की जाती है क्योंकि ये काफ़ी इसकी जो तासीर मानी जाती है वह गर्म मानी जाती है। तो ज़्यादातर सर्दियों में क्या उपयोग होता है? बाजरे का उपयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं नकदी या जायद फसलों के बारे में। तो यह गर्मी के मौसम की फसलें हैं। कैसी हैं? गर्मी के मौसम की फसलें हैं। इसकी बुआई कब होती है? इसकी बुआई फरवरी मार्च के महीने में की जाती है और कटाई इसकी मई व जून के महीने में की जाती है। अब ये कौन कौन सी फसलें हैं? जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, जिनमें ये ऐसी फसलें हैं जिनमें पानी की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। याद रखिएगा तरबूज, खरबूज, ककड़ी और खीरा इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? अधिकतर पानी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो अब आपको तीनों फसलें अच्छे से समझ आ गई होंगी, रबी की फसलें, खरीफ की फसल और नकदी फसलें। तो चलिए अब बात करते हैं राज्य एवं उनकी फसलें, यानी किन राज्यों में अधिकतर किन फसलों का खेती की जाती है, कृषि की जाती है। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अधिकतर जो खेती की जाती है गेहूँ, गन्ना, दूध व आलू उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है, किन किन का उत्पादन होता है? गेहूँ,
गन्ना, दूध, आलू। ठीक है, जो हमारा दूध है वह अलग है, लेकिन जो दूध का उत्पादन है उत्तर प्रदेश में काफी मात्रा में किया जाता है। अगला है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में किसकी खेती की जाती है? केसर की सबसे अधिक मात्रा में जिस राज्य में खेती की जाती है वह है जम्मू कश्मीर। क्लियर। आगे है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में क्या क्या खेती की जाती है? सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना व गेहूं। तो जो गेहूं है वो मध्य प्रदेश का काफी मशहूर गेहूं माना जाता है। फिर है उसके बाद गुजरात। तो गुजरात में सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है? कपास व मूंगफली की। तो जो मूंगफली और कपास आता है वह भारत में सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? गुजरात से आता है। ठीक है। तो अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में खेती की जाती है? तो प्याज, आम और अरहर दाल की खेती की जाती है। अब इसमें आम है, याद रखिएगा, जो आम है वो फलों का राजा माना जाता है। ठीक है, जो भारत में फलों का राजा किसको कहा गया है? आम को कहा गया है। अगला है कर्नाटक। तो कर्नाटक में किस किस की खेती की जाती है? कॉफी, रेशम और सनफ्लावर की खेती कर्नाटक में की जाती है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में अधिकतर खेती किसकी की जाती है? जूट व चावल की खेती की जाती है। फिर है असम। तो असम में किसकी खेती की जाती है? चाय की अत्यधिक खेती की जाती है असम में। जो असम राज्य है, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा खेती कहाँ पर होती है? चाय की असम में होती है। फिर है उड़ीसा। तो उड़ीसा में गांजे की खेती काफी अत्यधिक मात्रा में की जाती है। याद रखिएगा, गांजे की खेती कहाँ पर होती है? उड़ीसा में की जाती है। फिर है केरल। तो केरल में क्या क्या खेती होती है? प्राकृतिक रबड़। तो पूरे भारतवर्ष में जो सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबड़ पाई जाती है वे केरल में पाई जाती है। यानी खेती सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? केरल में प्राकृतिक रबड़ की। गरम मसाले, नारियल, काजू और काली मिर्च की खेती कहाँ होती है? केरल में की जाती है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में किस किस की खेती की जाती है? हल्दी, मक्का व तंबाकू की खेती आंध्र प्रदेश में की जाती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं कृषि क्षेत्र में क्रांति। तो जो क्रांति हुई थी वे किन किन क्षेत्रों में हुई थी और वह क्रांति किससे संबंधित है? तो जो हरित क्रांति है वह किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, यानी खाद वाली खेती से संबंधित है, जिसमें खाने योग्य चीजों का उपयोग होता है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादक से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। और जो लाल क्रांति है वह टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। और गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। तो ये जो थी, ये क्रांति थी, ये किन किन क्षेत्रों यानी किन कृषियों से संबंध रखती हैं वे मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 के बाद हुई थी। ठीक है, ये आ तो 1960 में गई थी, लेकिन जो उसका धीरे धीरे प्रचलन हुआ था, जो सबसे अधिक हुआ था वह 1966 के बाद से अधिक इसका चलन हो गया था। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की फसलों पर पड़ा था। किस पर पड़ा था? गेहूं और चावल की फसलों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। इसके बाद भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया था। याद रखिएगा, जो गेहूं और चावल का जो हरित क्रांति से काफी इस पर असर पड़ा था, जिससे इसका उत्पादन 3 गुना अधिक बढ़ गया था। ठीक है। अब बात करते हैं कृषि अनुसंधान के बारे में। कौन कौन सी कृषि अनुसंधान है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। अगला है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में स्थित है। फिर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये रायपुर में स्थित है। अगला है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये पंतनगर में स्थित है। फिर है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कानपुर में स्थित है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ये हिसार में स्थित है।
अगला है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी हिसार में स्थित है। यशवंत सिंह परमार अद्यानिकी या वानिकी विश्वविद्यालय, ये सोलन में स्थित है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ये पूसा में स्थित है। फिर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ये कांके में स्थित है। और अंत में है राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विद्यालय, ये ग्वालियर में स्थित है। तो ये थे कृषि संस्थान। अब आगे बात करते हैं कृषि निर्यात के बारे में। तो भारत का कृषि निर्यात 50 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो वर्तमान में चल रहा है 2021-22 का, याद रखिएगा। तो ये कहाँ पर पहुंच गया है, 50 बिलियन डॉलर को भी पार कर चुका है। तो वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादन का निर्यात 50 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। यह अब तक का सर्वाधिक कृषि उत्पादन निर्यात है, यानी जो भारत ने निर्यात करा था वे 50 डॉलर बिलियन से भी ऊपर पहुंच चुका है। फिर है वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा जारी अनंतम आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान कृषि उत्पादन 19.92 यानी 19.92% बढ़कर 50.21 बिलियन डॉलर तक हो गया है। तो ये 19 से बढ़कर कितना चला गया है, ये 50 बिलियन डॉलर तक चला गया है। ठीक है, तो पहले के मुकाबले भारत ने 2021-22 में अधिक उत्पादन किया है कृषि के द्वारा। तो भारत काफी आगे चल रहा है कृषि उत्पादन में। तो ये था हमारा आज का भारत की कृषि के बारे में। तो उम्मीद है आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिए, जिससे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। तो हमारी अगली वीडियो होने वाली है पशुपालन के ऊपर, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। वे वीडियो कल शाम को 5 बजे आने वाली है। धन्यवाद।